माउंटबेटन जो है, एडमिना को भेजा गया माउंटबेटन की पत्नी के रूप में, क्योंकि वो ब्रिटिश की एजेंट थी, इसको वो काम करती थी। तो वो आई, फिर इन दोनों को बुलाया शिमला बुला करके नेहरू को उसने कहा कि इस पे साइन कर दो बंटवारे के पेपर पे। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे वर्किंग कमेटी में पूछना पड़ेगा। उसने कहा वर्किंग कमेटी को छोड़ो, ये तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं, इंटरनल तस्वीरें, वो लीक भी हुई थी, फिर आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कुछ तस्वीरें लीक हुई, तो वो उस समय की हैं वो तस्वीरें। वो अब नेहरू घबरा गया, अंग्रेजों का अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स चलता था उस समय, कि या तो तुम सत्ता ले लो या जीरो हो जाओ, तय कर लो तुमको क्या करना है। बोला वर्किंग कमेटी को क्या कहूंगा, वो तुम देखो कैसे हैंडल करोगे, हमें नहीं पता। अब उसने अपनी लाज बचाने के चक्कर में देश के साथ गद्दारी करी। तो ऐसे ही आज भी होता है। ये मैं आपको बात इसलिए बताई क्योंकि ये जो वहां नेता बन के जाते हैं, ये नेता एक भी नहीं है, आपने चुना नहीं इनको, आपका कोई रोल नहीं उसमें। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से छवि बना दी गई है उनकी। जब ऐसी कोई उनसे काम लेना होता है तो उनके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो जीरो हो जाओ या फिर सत्ता में बने रहो, गद्दारी करो। जो इनकी बात नहीं मानते वो ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके साथ नहीं है। और अगर लोग आ जाएंगे, जो आप चुनेंगे जिस नेता को, उसका कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको हाथ डालना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज नहीं भारत में पकड़ा, नहीं उसको जेल में डाला, नजरबंद रखा। क्यों? क्योंकि उसके साथ देश था कि अगर इसको तुमने कुछ किया तो लोग तुम्हारी जड़ों को अभी उखाड़ देंगे। तो ये अगर हम खड़े नहीं हुए लड़ाई लड़ने के लिए तो फिर कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। उनको क्या दिक्कत है भाई? उद्योगपतियों को, पूंजीवाद को क्या दिक्कत है? पूंजीवाद जो अभी बिस्मिल जी ने लाइन लिखी है, गाने में बज रहा था कि करो शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का है शासन, बज रहा था ना। तो उनको वो समझ नहीं पूंजी क्या है। आप अगर आज देखोगे भारत के जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों पर 80% कब्जा 100 लोगों का है, मात्र 100 लोगों का। बाकी जो 20% में पूरे देश है 140-50 करोड़ का। तो फिर इसमें कोई सुखी, समृद्धि, शांति, वैभवशाली या आपको नींद थोड़ी आ जाएगी। हर आदमी परेशान रहेगा इस व्यवस्था में। और जिसको 80% कब्जा है उसका हमारा है, वो क्यों बदलेगा इसको? है कि नहीं? कुछ सिस्टम के लोग हैं, उनका भी मजा आ रहा है, बंदर मार्ट मची हुई है, तो वो उनको भी दिक्कत नहीं, वो भी कर रहे हैं, इसको चलने दो, वो भी नहीं बदलना चाहते। तो जिनको दिक्कत है वो दम लगाओ और बदल दो, बदलना मुश्किल है नहीं। अब मैं आपको वो बात बता दूं, फिर इसके बाद अगला सेशन लोग साहब आ गए हैं वो लेंगे। हाँ, ये कि अभी देखो स्वीडन मतलब भारत जो बृहत्तर भारत है, उसके ट्रेसेस आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिससे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मतलब भारत की सीमा कितनी व्यापक रही होगी। तो स्वीडन जो है ना, स्वीडन का अंतिम शिखर, स्वीडन का अंतिम शिखर स्कंद पुराण के नाम से, उसको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया कहलाया। ये स्कंद पुराण के नाम से लिया है उन्होंने, स्कैंडिनेविया स्वीडन। दूसरा, जहां से आर्कटिक शुरू होता है, उसको जो उपासना का जो स्थल है उसको उपसला कहते हैं, उसका नाम उपसला है। मतलब आपको मिलकर गजब की भारत पहला भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान। अब कश्यप ऋषि की पत्नी हुई, 2 पत्नी थी उनकी, एक दीति एक अदिति। दीति से दैत्य हुए और उनको दानव बन गए। उन्हीं के नाम पर एक रिवर है, उसका नाम है डैन्यूब रिवर, डैन्यूब पड़ी। तो वहां से मतलब ये जो है ना पूरा सिस्टम, भारत अपने आप में समेटे हुए है पूरी दुनिया को। इसलिए गुप्त काल को कोई भी दुनिया का इतिहासकार उसको काट नहीं पाता लाइन को कि ये स्वर्णिम काल था भारत का। चाहे कितना ही बड़ा क्रिटिक्स हो वो, उसको ये मानना ही पड़ता है कि भारत का स्वर्णिम युग गुप्त काल रहा। फिर उससे जब आप नीचे की तरफ आओगे तो वहां से एक रमणी थी, उससे रोमानिया बन गया, जिसका नाम रोमानिया है।
ऋषि से बना रशिया, ऋषि। नीचे आए कंधार का गांधार में बदल गया, है ना। अफगान था उसका अफगानिस्तान कहने लग गए, में बदल गया। फिर आप जो है श्रीलंका, जो जानते हैं भारत का हिस्सा था, काठमंडप नेपाल का, वो काठमांडू बन गया। मलयाचल के झोंके जो आते थे उसको मलेशिया बोलते हैं आज लोग। गरुड़ को जो पूजने वाले लोग हैं वो इंडोनेशिया बन गया। निपुण जो लोग निपुण थे ना, निपुण, वो निपन में बदल गया, अपभ्रंश हो गए। और जो आज भी उसको जापान के नाम से जानते हैं, जापान। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारतीयता के ट्रेसेस ना मिलते हों। अमेरिका का मैंने आपको बताया, इसको पाताल लोग कहते थे। और रेड इंडियंस आज भी वहां जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियंस थे वहां पर, तो उनकी लाश पर खड़ा है अमेरिका। आज तो वहां बहुत कम बचे हैं, वो 10,000 की संख्या में होंगे शायद, बचे हैं पर आज भी। सूर्य के उपासक थे, लाल रंग के होते थे, है कि नहीं। तो ये वो देश है जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। जिनको समझ थी वो चले गए, जो सत्ता के लालची लोग थे उनको शासन में आ गए। फिर राजीव भाई ने अपना जीवन लगाया कि कम से कम आप लोगों की समझ तो बने कि भाई ये भारत है क्या। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा तब तक, ये हमको समझना पड़ेगा। अब ज्यादा इस पे ना मैं कहते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं और आगे के सत्र का संचालन के लिए रविंद्र भाई से आग्रह करता हूं कि वो उसको विधिवत चलाएं। जय हिंद। डॉक्टर साहब हम सबके बीच हैं, और कल जैसे कि आपको बोल दिया गया था कि भाई आप जो है वो प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए होंगे ना, वो आप जो है इधर रविंद्र भाई को दे दो। जिनको प्रश्न पूछने हैं, जिन्होंने लिख लिए हैं वो रविंद्र भाई को दे देंगे। जिन्होंने अभी नहीं लिखे हैं, कुछ प्रश्न उनके मन में है, वो लिख लेंगे, बीच में नहीं टोकेंगे। और डॉक्टर साहब हम सबके बीच करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सचिन भाई। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। नहीं, अभी सब ने बोलने लगे, इसका मतलब अभी डाउट है, इसका मतलब अभी डाउट है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अच्छा, क्या क्या समझ आया अभी तक? कुछ समझ बन रही है थोड़ी बहुत? हाँ जी, कुछ बन रही है, कुछ बन रही है। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि जनता सरकार मोर्चा क्या चाहता है? व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था आप लोगों ने सुबह मेरे ख्याल से जान ही ली होगी कि आप सुबह से लेकर रात तक आप जो करते हो, कल भी हमने डिस्कशन किया था, यानी आप कुछ भी करते हो उन्होंने पूर्ण रूप से आपको 180 डिग्री उल्टे दिशा में लगा दिया है ना। अब आपको वापस आना है सही रास्ते पर, चाहे खान पान है, चाहे जीवन यापन है, सामाजिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। ये जो वापस आने का क्रम है, जो सही दिशा में जाने का क्रम है, ये बिना समझ के संभव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, बिना समझ के नहीं हो पाएगा। समझ के लिए क्या जरूरी है? निरंतर इसके ऊपर बातचीत करना। देखिए, ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास किताबों में है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपनी अपनी वीडियोस में दिया हुआ है। राजीव भाई ने सारा ज्ञान ऑलरेडी दे रखा है। अगर उससे बात बनती तो अभी तक तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाता। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल में एक बीजारोपण किया विचार का, और फिर वो योद्धा तैयार किए जिन लोगों के अंदर वो समझ थी, जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, जो सच की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते थे। आप में से किस किस ने राजीव भाई को सुना है? अब ये देखो जरा,
एक बार नजर दौड़ाओ, आप सबने ज्यादातर लोगों ने राजीव भाई को सुना हुआ है। मतलब आप में वो बीज ऑलरेडी वो डाल गए, है ना। अगर उससे व्यवस्था परिवर्तन होती तो हो जाती। और मोर्चे के विचार से जुड़े हुए ज्यादातर लोग राजीव भाई को सुनते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके हिसाब से वो अपना जीवन यापन जी भी रहे हैं। पर उनके जीवन यापन से उनके जीवन में तो फर्क पड़ा, परंतु व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों जी? व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ा। व्यवस्था में फर्क पड़ेगा जब ये विचार आम जनमानस का विचार बन जाएगा। और आम जनमानस का विचार ये तब बनेगा जब आपके गली, नुक्कड़, चौराहे, चौपाल हर जगह इसकी चर्चा होने लगेगी। और ये चर्चा होने के बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है, उसमें से बड़ा रास्ता एक ही है कि इस विचार को मानने वाले लोग अब खुलकर बोलना शुरू करें। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 2-4 साल पहले या 5-7 साल पहले लोगों को समझाना शुरू किया राजीव भाई के हिसाब से, और जब वो समझ में नहीं आया तो थक गए? है कोई कि किसी को बताया यार कोई सुनता ही नहीं है? ऐसा किसने सोचा? हाथ खड़ा करिए। है मतलब लोग ना, कि आपने देखा कि यार बहुत समझा लिया लोगों को, लोग समझते नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं समझते हैं? क्या लगा आपको? सर, वो इसलिए नहीं समझते हैं, उनको सच्चाई वो लगती है जो टीवी में दिखाई जाती है, बाकी वो बोलते हैं सब फेक है। हाँ, जमीन को दिखता भी। देखिए कि जो उनको सही लगता है वही जमीन पर दिखाई दे रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वो हाइपोथेटिकली सही लगता है, सैद्धांतिक रूप से बढ़िया लगता है। वो कहते हैं बात तो तुम ठीक कहते हो, पर कर क्या सकते? मतलब आप हर किसी को, जब आप कोरोना के दौर में अपने सर्विस करने वाले लोगों को समझा रहे थे, नौकरी करने वालों को, पुलिस वालों को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर को, या फिर कहीं पर कोई व्यवस्था में आपको गड़बड़ नजर आ रही है उसको ठीक करने के लिए कि भाई कोरोना कितना सच्चा, कितना कैसा, को कुछ उसकी सच्चाई जब आप बताते तो हर व्यक्ति जो भी आपकी बात को काटता था वो एक ही बात कहकर काटता था, भाई हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने तो नौकरी करनी है, यही बोलते हैं। इसका मतलब आप कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप किस तरह का खाना खा रहे हो, आप अपनी चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह से उनको, अंग्रेजों को एंटर करवा रहे हो, अपनी न्याय प्रणाली में उनके ऊपर निर्भर किस तरह से हो रहे हो, ये सारा का सारा जो व्यवस्था का पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, इसमें उन लोगों ने बहुत स्मार्टली एक काम किया कि वो उस पोजीशन पर ले आया कि अब आपके पास उनकी व्यवस्था में जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है ना। भाई जैसे गांव में झगड़ा हो जाए तो पहले क्या होता था, झगड़ा हुआ, पंचायत बैठी, जो गलत लगा, जो गवाह था गवाह की गवाही हुई, सबने अपना अपना सच बोला, क्योंकि सबको मालूम था कि एक दूसरे से जरूरत पड़ेगी तो झूठ नहीं बोलना है, और जो कसूरवार था उसके लिए जो भी पंचायत ने दंड निर्णय दिया वो मान लिया, और दोनों पक्षों के लिए न्याय हो गया। फैसले नहीं होते थे, न्याय होता था, जो सही है उसके ऊपर, ठीक है। फिर सरकारों ने एक खेल खेला, पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने क्या किया कि पंचायतों के अंदर अपने जो गंदे लोग हैं वो घुसाने स्टार्ट किया, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते होते थे, जो किसी को दारू पिलाकर, किसी को पैसे खिलाकर, किसी को कोई और लालच देकर कि तुमने हमारे पक्ष में बोलना है। ऐसा हुआ? सबके यहाँ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस पे हम बहुत लंबी डिबेट गांव गांव जाकर के करते आए, तो लोगों ने बताया, मैं जब उनसे ये पूछता हूं, मुझे चले बताओ, ठीक है आपने बोला कि सिस्टम खराब हो गया, आपने बोला ये खराब वो खराब, माना, कब खराब हुआ, ठीक है ना।
हम जब उनसे पूछते कब खराब हुआ, पहली बार कब खराब हुआ होगा, एक दिन तो ऐसा हुआ होगा जब कभी पहली बार गलती हुई होगी पंचायत से। वो दौर क्या था, वो कौन आदमी था जिसने पंचायत को सैबोटाइज किया, जिसने पंचायत की व्यवस्था को तोड़ने का काम पहली बार किया। वो लोग वो थे जो सत्ता के करीबी लोग थे, वो लोग थे जो व्यापारियों के करीबी लोग थे, बड़े व्यापारी। उन्होंने इस यानी कि लोगों के अंदर एक भावना उन लोगों ने प्रबल कर दी कि न्याय अब नहीं होता है, कि अब पंचायतों में न्याय नहीं होता है। सब अपनी तरफ के पंचायती ले आते हैं, जिधर के ज्यादा पंचायती होते हैं वो बात शुरू करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर वो झगड़े पर उठ जाती है, फिर दोबारा पंचायत, कितनी बार पंचायत होएगी, फिर थक जाते हैं, भाई अब कोई कुछ नहीं कर सकता। या फिर कोई इतना कमीना आदमी समाज का वहां पर हो जिसके ऊपर आरोप लगे हों कि वो फिर पंचायत की बात मानने से ही मना कर दे कि मैं पंचायत के फैसले को नहीं मानता। ऐसे भी बहुत से लोगों में हुआ। अब जब कोई पंचायत के फैसले को ही नहीं मानता है तो भाई फिर पंचायत क्या कर लेगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बचा, पुलिस ने एक बार गांव में एंटर करना शुरू किया, बस फिर तो आपके गांव में वो लठ लेकर कभी भी पहुंच सकती है। अभी इस चुनाव के दौर में तो उन्होंने गांव में मार्च भी निकाले, पूरी टुकड़ियों ने गाड़ियां, फौजी वर्दी पहनकर, बंदूक उठाकर, वो लोग बंदूक उठा करके आपके गांव में मार्च निकालते हैं, आपको ये बताने के लिए कि हमारे पास बंदूक है, ज्यादा बोलोगे तो गोली उड़ा दिया जाएगा। मतलब बैकडोर पे यही बताना चाहते होंगे शायद वो, वरना उनको बंदूक दिखाने की क्या जरूरत है गांव के लोगों को, वो भी इलेक्शन के टाइम पर। भाई इलेक्शन के टाइम पर आपको वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या डरा रहे हैं वो? तो पुलिस में जब आप अपनी कंप्लेंट लेकर के जाते हैं तो इधर वाले पक्ष से भी पैसा खाते हैं, उधर वाले पक्ष से भी पैसा खाते हैं, वहीं से अगर निपटारा हो। अच्छा, फिर भी आखिर में पंचायत से ही मामला निपटता है। अगर मान लीजिए पंचायत से मामला नहीं निपटता है तो फिर वकील के पास जाते हैं, तो इधर वाली पार्टी भी वकील को पैसा देती है, इधर वाली पार्टी भी वकील को पैसा देती है, ठीक। फिर वो लंबा चलता है, फिर आप रूटीन में रोज की रोज फिर मतलब हर दूसरे महीने कोई ना कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता रहता है, तारीख पे तारीख भुगतता रहता है। फिर जब थक जाते हैं फिर आखिर में कोर्ट में फिर ऑप्शन वही आता है कि पंचायत कर लो, अपना निर्णय लेके सुना दो। और फिर या फिर किसी के पास पैसा बहुत हो तो वो जजेस को है, मैं तो क्यों कहूंगा खरीद लेता है, आप खुद ही कह लो। मैं कहूंगा तो बोलेंगे कि ये अदालत की अवमानना कर रहा है कि नहीं? तो मैं नहीं कहूंगा कि वो जज को खरीद लेते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि जज बिकाऊ होते हैं, आपको मालूम है होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। न्याय यहां पर अफोर्डेबल है तो मिलता है, और अमीरों के लिए है, सिर्फ आम इंसान के लिए न्याय नहीं है वहां फैसले। मानते होंगे इस बात को? तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये पुलिस वाला जो तंत्र है वो लगातार हम पर डंडे बरसाता रहे? हाँ जी, नहीं। कौन चाहता है कि पुलिस डंडे बरसाते रहे, ऐसे पुलिस का ही तंत्र रहे? कौन चाहता है हमारा तंत्र हो न्याय का? सब चाहते हैं। अच्छा, गांव में जाओगे, अगर आप पूछोगे उनसे कि आपको ये पुलिस वाला डंडा तंत्र चाहिए या व्यवस्था न्याय वाली चाहिए, तो गांव क्या जवाब देगा? अगर बैठकर तरीके से समझाओगे तो उनको भी न्याय ही चाहिए। कोई पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता, कोई अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहता, तो फिर अड़चन क्या है? आप भी नहीं चाहते हो, गांव वाला भी कोई नहीं चाहता इस व्यवस्था को, तो अड़चन क्या है? अगर आप भी उस इनके खान पान से दुखी हो, और वो जो गांव में है वो भी बता रहे हैं कि खान पान खराब हो गया है, वो भी दुखी है, तो फिर अड़चन क्या है?
किसकी लालच और किसकी बेईमानी? किसी ने 1 फुट बढ़ा के खेत ले लिया, किसी ने 2 फुट खेत बढ़ा के ले लिया, किसी ने किसी की मेड़ काट ली। हाँ, किसी ने मेड़ काट ली, किसी ने उसका खेत बढ़ा के ले लिया। क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। हाँ, क्यों बेईमानी? क्यों है? बच्चों को खुश करना। लालच आ चुका है। वो लालच आया, वो लालच क्यों आया? द क्वेश्चन इज कि वो लालच क्यों आया? उसको ये पता है गरीब आदमी पैसा खर्च करने किसके चक्कर में? वो ज्यादा क्यों पाना है? क्योंकि उसको पता है कि थोड़ा सा वो करना, मतलब नहीं, उसको ये पता है कि तंत्र ऐसा बना हुआ है, अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो हम ले सकते हैं। उसको ये मालूम है कि हम पैसा खर्च करेंगे तो तंत्र से हम वापस ले लेंगे, पैसा खर्च करके ये जमीन हमारे हक में आ जाएगी या फैसला हमारे हक में आ जाएगा। पर क्यों? क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरे अंदर वो लालच क्यों है? मैं क्यों चाहता हूं दूसरे की जमीन पर हक मतलब अपना हक? मैं क्यों चाहता हूं उसकी जमीन को हथियाना? मुझे बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए? दिखावा क्यों चाहिए? बड़ा आदमी क्यों? मतलब लोग देख के नहीं डरते आ रहे, उनका मतलब ये चलते हो डराने के लिए, दिखाने के लिए, समाज दिखाने के लिए। तो दिखाना क्यों? मैं वही बात आ रही है। मेरा दबदबा बना रहे, दबदबे के लिए यानी कंट्रोल के लिए। लेकिन कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे सारे लोग तो, लेकिन लालच तो सारी जगह पर है भाई। ये तो बात है कि सब लोग लालच मतलब लालच में तो लालच तो हमारे अंदर घुस रहा है, गांव में हर व्यक्ति के अंदर लालच आ रहा है। तो सवाल ये, वो लालच क्यों आ रहा है, किस पर्पज से? किसको? अगली पीढ़ी को सिखाया जाता है। सिखा कौन रहा है? सिस्टम आपके घर पे आकर नहीं सिखाता है। हाँ, वो दिखावा करना है, वो भावना किसने डाली? नहीं, प्रशासन कभी भी ओपन में ये नहीं कहेगा कि हम आपके साथ हैं। प्रशासन में बैठा आदमी है, वो भी अगर रिश्वत ले रहा है तो उसमें भी लालच है। क्यों जी भाई? अगर जो आदमी किसी की जमीन हथियाना चाहता है वो भी लालच के वश हथियाना चाहता है, और प्रशासन में बैठा आदमी अगर रिश्वत खा रहा है तो वो भी लालच के वश में रिश्वत खा रहा है। तो दोनों ही पार्टियां लालच वश अपना काम कर रही हैं। तो वो लालच क्यों है उन दोनों पार्टियों में? फैसिलिटी लाने के लिए। हमको फैसिलिटीज क्यों चाहिए? हाँ, क्यों का जवाब होता है दोस्त, क्योंकि जब आप क्यों के जवाब ढूंढने लग जाओगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। हम पैदा क्यों हुए, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर इस क्यों का जवाब आपने ढूंढ लिया और उसके एंड में आप क्या है, जो पैदा होने का पर्पस है, अगर वो हल होता है तो वो तो काम करने में कोई नुकसान नहीं है। हमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। कॉन्फिडेंस खो दिया। खुद पे निर्भर होने का, जैसे पहले हम खुद पे निर्भर रहते थे, अब हम ये सोचते हमारा काम कोई दूसरा करे। मतलब हम नियम से काम नहीं कराना चाहते, हम ये चाहते कि हम पैसा दें हमारा काम। देखिए, जरूरतें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। पहले जिन घरों में जो लोग नौजवान बच्चे होते थे ना, 15-15 रोटियां खा जाते थे, आजकल 2 भी नहीं खाई जाती हैं। तो जरूरतें तो घटी हैं, ठीक है ना। मतलब जितना घी पहले खा जाते थे, जितना मीठा पहले खा जाते थे, वो नहीं खाया जाता है। शरीर को जो चाहिए वो घटा है, बीमारियां बढ़ी हैं। बात ये है दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा जब आपको जगा रहा है, तो आपके अंदर वो बात जानी चाहिए ना, आपके अंदर जानी चाहिए
कि भाई वाकई में समाज को ऐसे योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया। वो समझ में आना चाहिए कि आप परेशान क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं, अकेले क्यों हैं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है। और परमात्मा आपसे क्या करवाना चाहता है, ये बात आपको ढूंढनी है। हमें ये बोलना है, आप पैदा क्यों होते हैं? अगर कोई ये बोले कि आप बच्चे पैदा क्यों करते हो भाई, जरा बताओगे? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, समाज को देखने के लिए, अपना घर संभालने के लिए। नहीं, बच्चे पैदा करने का समाज को दिखाने का तो कोई रोल नहीं है। अपना वंश आगे बढ़ाना। अपना वंश आगे किस लिए बढ़ाना होता है? सर लोगों को पता ही नहीं है। अब सर पहले राजा महाराजा होते थे, उनको समझ में आता था कि अपना राजशाही शासन आगे ले जाना है, तो उनको राजशाही नहीं, मैं तो राजा भी नहीं हूँ, आप तो राजा भी नहीं है, हम एक बहुत आम से नागरिक हैं और कोई नहीं जानता हमको। फिर भी बच्चा पैदा करने वाली प्रोसेस के विषय में तो आपको भी नहीं बताया जाता, इवन किसी जानवर को भी नहीं बताया जाता, वो भी बच्चा पैदा करता है। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, संतान पैदा करना, और इसको आपको समझना पड़ेगा। जीवन जो हमको मिला है, परमात्मा ने जो हमको दिया है, हम जीना चाहते हैं। सांस आप रोक कर देखिए, थोड़ी सी देर के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद, आप जब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो आप कुछ भी करेंगे सांस लेने के लिए, है ना, जीने के लिए। और कोई भी आदमी समय से पहले नहीं मरना चाहता, मतलब समय से पहले क्या, वो कभी नहीं मरना चाहता। वो सोचता है कि अगर मैं सालों साल जिंदा रहूं तो मजा आ जाए, अमर होना चाहता है अगर देखा जाए तो। अब उसको ये मालूम है, हर जीव को ये मालूम है कि मेरी एक आयु सीमा है, मैं इतने साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है। तो उसने, प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई उसके बीज के निर्माण की। हर एक जीव का बीज बनेगा, वो बीज में उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, यानी जब मेरा बीज बनेगा तो उस वक्त तक मेरे पुरखों का जितना ज्ञान है वो सारा मेरे डीएनए के अंदर कोडिंग में आ जाएगा, और वो डीएनए के थ्रू और उस बीज के थ्रू अगली जनरेशन तक जाएगा। मेरा जो पर्पज है जीने का, मेरा जो पैदा होने का पर्पज है, वो है कि जो मुझे मेरे पुरखों से मिला उसको बेहतर बनाकर मैंने अगली पीढ़ी को पास ऑन करना है, पास ऑन अगली पीढ़ी को। और वो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, वो जैसे चिप के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, वैसे हमारे बीज में, हमारे डीएनए में स्टोर होती है। तो वो अगले पीढ़ी को देता है आदमी, ठीक है। इसीलिए आदमी कहता है कि हम जो कर रहे हैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए दादा को बेटे से भी ज्यादा प्यारा पोता होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो मेरे बेटे के पास है, जो बेटे वाली और मेरे वाली, हम दोनों की इंफॉर्मेशन पोते के पास है। यानी कि पोता को वो कहते हैं कि ये ब्याज है, कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब जो अगली पीढ़ी है वो हमारा पूरा ज्ञान लेकर के आगे बढ़ रही है। अब इस आगे लेके जाने वाली प्रोसेस में आदमी ये चाहता है कि मेरी जो अगली जनरेशन है उसको समाज में एक जगह मिले। आई बात समझ में? जितनी भी कोशिश में आपसे पूछ रहा, क्यों आपको पैसा चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आपको रुतबा दिखाना है। क्यों दिखाना है? आपको पावर चाहिए। क्यों चाहिए? पावर हो, पॉलिटिक्स हो, पैसा हो, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सुंदर कपड़े हैं, वो क्यों? क्योंकि उससे आप समाज में एक जगह आपको मिलेगी, ऐसा आपके दिमाग में प्रचारित करके इन लोगों ने बीज अंकुरित कर दिया।
आपके दिमाग में डाल दिया टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। क्यों? अभिनेता आएगा वो ऐसे कपड़े पहन के आएगा, अभिनेत्री ऐसे कपड़े पहन के आएगी, तो अगली जनरेशन सोचेगी कि ये लोग जो फेमस है ना, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं इसलिए फेमस है। ये लोग इतने अमीर है ना, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं इसलिए अमीर है। इनकी इतनी इज्जत है ना, तो वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे बोलते हैं, या ये ऐसे चलते हैं, या इनके पास ऐसी गाड़ी है, या ऐसे इनके पास बाइक है, ये ऐसी लाइफस्टाइल है। यानी कि वो अपने जीवन में वैसा ही सम्मान और अपने समाज में एक स्थान चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने समाज में स्थान चाहता है। और आप परेशान क्यों हैं, अकेले क्यों हैं? क्योंकि आपको अपने समाज में स्थान नहीं मिल रहा। तो आपकी सारी दौड़ समाज में स्थान बनाने की है, ठीक है कि नहीं? जब आपके आसपास 10 लोग सरकार की फेवर के होंगे और एक आदमी सरकार की खिलाफत के, मान लो आप हैं और आप सरकार की बुराई कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके आगे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे बात करके, तो आप चुप हो जाओगे। भाई चुप ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनसे लड़ाई बजाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि समाज में इनके साथ रहना है, तो अपना चुप रह के गुजारा कर लो। जब बात आएगी तब आ जाएगी समझ। ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अपने बच्चे को मैंने कल भी बताया था कि आप कौन से स्कूल में करवा रहे हो, किस तरह के कपड़े पहन रहा है, वो सारा का सारा तय कहां से हो रहा है? वो एडवर्टाइजमेंट से। और एडवर्टाइजमेंट से आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सबके बीच मुझे भी अपनी जगह बनानी है। यानी सारी लड़ाई इस समाज में अपने स्थान की है। क्यों जी? गलत है कि सही है? यानी कि अगर आप लोग मिल करके अपने समाज और अपने गांव से चर्चा करके कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्थान मिले। अगर बेईमान लोगों को स्थान मिलेगा तो बेईमान व्यवस्था बन जाएगी, और अगर ईमानदार लोगों को स्थान मिलेगा तो ईमानदार व्यवस्था बन जाएगी। नहीं तो सरकार में बैठा आदमी वो कैसे लोगों को एंडोर्स कर रहा है? पार्टी कैसे लोगों को टिकट दे रही है? जो समाज का सबसे निकम्मा, लुच्चा, गुंडा, वाहियात आदमी होगा उसको टिकट दे रही है। और फिर जब उसको टिकट दे रही है तो उसको फिर उसके लिए रोड शो हो रहा है, वो अपनी गाड़ी में खड़ा होकर के ऐसे चल रहा है, उसके ऊपर फूल बरस रहे हैं। अभी देखा ना, एक देश का प्रधानमंत्री आदमखोर है, मैं नहीं बताता कौन से देश का है, जो दंगे करवाता है। एक देश का गृह मंत्री तड़ीपार है, तड़ीपार, पता ही होगा कौन से देश का है, मैं नहीं बताता कौन से देश का। फिर कहेंगे कि यार है कि नहीं। अब तड़ीपार आदमी सड़क पर निकले, लोगों की लाशें बिछाने वाला आदमी सड़क पर निकले और उसके ऊपर फूलों से बरसात हो रही हो, फूलों की बरसात हो रही हो, तो जो गरीब आदमी है जो गांव में बैठा है वो ये सोचेगा कि भाई तड़ीपार हो रहा है, लोगों को मरवा रहा है, इसीलिए इसकी इतनी इज्जत हो रही है, हम भी मरवाते, तो ईमानदारी से कैसे जिएगा? और हर व्यक्ति अपने जैसे आदमी को अपना नेता मानता, वो अपने से बड़ा। जैसे गांव में कोई ईमानदार व्यक्ति होगा तो वो किसी ईमानदार व्यक्ति को अपना नेता मानेगा। कोई गली का गुंडा होगा, लुच्चा बदमाश होगा, तो वो किसी तड़ीपार को अपना नेता मानेगा। जो दंगेबाज होगा वो किसी आदमखोर को अपना नेता मानेगा। आप में से भी है क्या आदमखोर को नेता मानने वाला? मतलब गंदा आदमी गंदे आदमी को, बड़े गंदे आदमी को अपना नेता मानेगा, है ना? अगर उस गंदे आदमी की भी समाज में इज्जत होती रहे, जैसे अभी अभी एक बंदा मरा हमारे वहां पर, और वो आदमी बड़ा निकम्मा था, तो हम बैठे थे, बैठे बैठे
वो वहां चर्चा कर रहे थे, भाई कैसे हुआ। वो कहने लगा भाई बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा बहुत बुरा नहीं हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ। वाहियात आदमी था, गलत आदमी था, जितना जल्दी समाज से पीछा छूट जाए उतना बड़े समाज का इससे पीछा। यार ऐसे नहीं करते बलारा। मैंने कहा क्या हुआ? यार मरने के बाद आदमी की बुरा। अरे भाई मरने के बाद अगर सबकी अच्छाई ही करनी है तो कोई व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कैसे होएगा? है भाई, अगर एक अच्छा काम करने वाले की भी आपने अच्छाई करनी है और एक बुरा काम करने वाले की भी अच्छा करना, अच्छा बोलना है उसके लिए, तो फिर बुरा काम करने वाला बुराई क्यों छोड़ेगा? भाई अगर अच्छा बोलना है तो केवल अच्छे व्यक्ति के विषय में बोलो। मैं तो नहीं बोलूंगा गंदे आदमी के बारे में। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा में क्या है, अगर कोई बेईमान आदमी आता है, अगर किसी पार्टी का कोई भक्त आ जाता है, अगर किसी पार्टी का कोई चमचा आ जाता है, अगर किसी पार्टी का कोई मुखबिर आ जाता है, वो आता है और अगर उसके पास नेगेटिव एनर्जी है तो वो थोड़े दिनों के बाद हमको छोड़ के भाग जाता है। नहीं भाई, जो गलत काम है वो गलत है, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। नहीं कहेंगे कि नहीं भाई सब चलता है, नहीं चलता है भाई। और इसी वजह से आज हमारी 31वीं ट्रेनिंग है, छटनी हो रही है। बहुत ही शानदार लोग आप लोग यहाँ आए हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ लगा हो कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है एक दूसरे से मिल करके? है कोई? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है कि नेगेटिव ऊर्जा है? अच्छा नहीं लग रहा है यार, बड़े खराब लोग हैं ये, अच्छे लोग नहीं है, ऐसा भी लगा किसी को? नहीं ना? तो जहां अपने वहां उस समाज में जगह नहीं मिल रही है और यहां अगर हमारे को एक दूसरे के बीच स्पेस मिल रहा है तो एक शांति का अनुभव होगा, है ना? यानी जितनी भी ट्राई चल रही है समाज में, किस चीज के लिए चल रही है? स्थान बनाने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको आपको अप्रूवल चाहिए। आप हो, मेरा होने कोई मतलब है, ये हर व्यक्ति चाहता है। जैसे माँ बाप भी अपने बच्चे को क्या कहेंगे? बड़ा होकर कुछ बन जा। कुछ क्यों बनाना चाहते हैं वो? कि कोई समाज में एक जगह तुमको मिल जाए। अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ऐसा समाज बनाने का है कि वो जो समाज चाहते हैं गंदे आदमियों को टॉप पे बिठाने का, और एक दूसरा समाज जनता सरकार मोर्चा चाहता है कि अच्छे लोगों के हाथों में नेतृत्व देने का। तो कौन सा बेटर है? अपने वाला। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा में कोई नेता नहीं है। भाई यहाँ मध्य प्रदेश में लोग कैसे जिएंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बात कोई दूर बैठा आदमी कैसे तय कर लेगा? वो तो वहीं के लोग तय करेंगे। तो आप अपने अपने क्षेत्र में जहां आपकी लीडरशिप नहीं है वहां आप मिल करके जब काम करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन लीडर बनने लायक है। तो जी रहेगा ना। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है अपने आप लीडर निकल के आने का, लेकिन उससे जो लीडरशिप निकल के आएगी, उससे जो नेतृत्व निकल के आएगा वो परमानेंट नेतृत्व होगा। तो इसलिए हम लोग ये योजना बना के चलते हैं कि भाई पहले तो लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते भी हैं कि नहीं। मान लो आप चाहते नहीं हो और हम लोग जबरदस्ती व्यवस्था परिवर्तन के लिए दौड़ते रहे, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अब आप जब गांव में अपने व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपके गांव के लोगों को समझ में आना चाहिए दोनों व्यवस्थाओं में फर्क। भाई एक व्यवस्था ऐसी है जहां आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हो और दूसरी व्यवस्था ऐसी है जहां आपको हर चीज के लिए कागज चाहिए। मैं एक इंसान हूं, ये बात कोई कागज प्रूव करेगा? बताओ जरा। मेरे पास मान लो आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा कागज नहीं है, मुझे हर काम करने के लिए एक पेपर चाहिए।
मुझे रेडी पटरी लगानी है, रेडी पे काम मतलब लगानी है, अपनी कोई दुकान खोलनी है तो लाइसेंस चाहिए, मुझे गाय पालनी है तो लाइसेंस चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है तो लाइसेंस चाहिए, मुझे खेत में हल चलाना है तो लाइसेंस चाहिए, मुझे ट्रैक्टर चलाना है, कार चलानी है तो लाइसेंस चाहिए, है कि नहीं? फिर जो भी काम करना है मुझे कागज चाहिए। वो कागज कौन अप्रूव करके देता है? वही लुच्चा गुंडा आदमी है। हमें गुंडों से, हमें बदमाश लोगों से लाइसेंस चाहिए। अब मैं अपने पिताजी की संतान हूं, इसके लिए मुझे कोई कागज की जरूरत है? या मेरे संतान है, मेरा बच्चा है, मैं उसका पिता हूं, इसको करने के लिए उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको लेना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाओगे तो मतलब आप हो ही नहीं, इसका मतलब तो हाँ कारण है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है अगर आपने वो कागज नहीं बनवाया तो। देखो कमाल की बात है भाई, मेरा बच्चे की उम्र कितनी भी हो, मैं जो पढ़ना चाहता हूं, मैं जहां दाखिला लेना चाहता हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कोई कागज बनवाया या नहीं बनवाया? अच्छा, आपके पास है आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है? अच्छा देखो जरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ मुझे अपना। देखो अभी एक ड्राइव में आपको एक थोड़ा सा ट्रायल बताता हूं, थोड़ा सोचना, दिमाग पे जोर लगाकर सोचना। ये भाई जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहा है, अभी बैठो इधर, अभी जवाब देगा। इस पे लिखा है प्रतीक कुमार गुप्ता, ठीक है जी, और यहां तक का इसका फोटो लगा है। नीचे इसके टांग घोड़े की है कि कुत्ते की इसमें नजर नहीं आ रहा, इसमें नहीं पता लग रहा कि ये नीचे कौन सा जानवर है। ये सिर्फ ऊपर ये वाला फोटो लगा है, इतना यहां से ऊपर का गर्दन का लगा है। अच्छा, ये प्रतीक कुमार गुप्ता कौन है भाई? किसका नाम? मेरा। इन्होंने बोला मेरा मतलब कौन? नहीं, भारत का नागरिक छोड़ो, किसका नागरिक वो नहीं, कौन? प्रतीक कौन? ये जो सामान रखा है यहाँ, आप लोग इसको क्या बोलते हो? आप इसको शरीर बोलते हो ना, मैं इसको सामान बोल रहा हूं। इस सामान में प्रतीक कहां है? सिर्फ यहां से ऊपर है क्या? क्योंकि इसमें जो फोटो है उसमें ये लिखा है कि यहां से ऊपर प्रतीक है खाली। देखो इसका तो ये मतलब है ना भाई, गौर से देखना इसको, इसमें जो फोटो है वो यहां से ऊपर का है, तो ये कह रहा है कि यहां से ऊपर का प्रतीक है, ये कह रहा है मैं प्रतीक हूं। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इसमें प्रतीक कहां है? ये उंगली में प्रतीक है क्या? पैरों में है प्रतीक? नहीं, इसके हिसाब से नहीं, तुम बताओ पहले तुम अपना बताओ, इसको तो हम देख लेंगे, पहले अपना बताओ कहां है प्रतीक? बॉडी के हर पार्ट में। ये कह रहा है बॉडी के हर पार्ट में प्रतीक है, पूरी बॉडी प्रतीक है। लेकिन इसमें जो फोटो है वो तो सिर्फ इस बॉडी का है। ये बॉडी प्रतीक है या इसके अंदर कुछ है जो प्रतीक है? देखो, अगर जो ये बॉडी प्रतीक है फिर तो ये ठीक है, फिर तो कोई पत्थर पुतला है, इसमें तो जो दिख रहा है वो पुतले का भी हो सकता है फोटो, तो ये तो किसी का भी है, ये तो लाइव नहीं है, ये तो जिंदा नहीं है, ये तो किसी बुद्ध का भी हो सकता है ना भाई। तो इसमें प्रतीक कौन है? प्रतीक इस बॉडी के अंदर है या ये जो दिख रहा है यही प्रतीक है? प्रतीक वो है जो बोल रहा है या प्रतीक वो है जो दिख रहा है? कौन सा है? जो बोल रहा है वो प्रतीक है, उसकी तो फोटो है ही नहीं इसमें। अरे जो बोल रहा है उसकी फोटो तो नहीं है ना इसमें, जो दिख रहा है उसकी फोटो है इसके अंदर तो, और जो बोल रहा है वो जब इसमें से निकल जाएगा तब भी ये प्रतीक रहेगा या डेड बॉडी हो जाएगी?
तब ये बॉडी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये लाइसेंस है ये किसका है? बॉडी का है या प्रतीक का है? बॉडी का है। लेकिन चलता कौन है इसमें? प्रतीक। तो प्रतीक का लाइसेंस कहां है? ये तो फेक है। ये फर्जी हो गया कि नहीं हो गया? अरे बताओ तो भाई। चलिए अब बैठो, बॉडी बैठो। भाई जरा मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। जो फोटो है वो बॉडी का है, लेकिन असल में वो बॉडी मैं नहीं हूं। अगर मैं देवेंद्र बोलता हूं तो मैं देवेंद्र ये नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। देवेंद्र वो है जो अंदर से बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है वो सरकार चलाती है या परमात्मा ने चलाया उसको? उसकी सांस, एक एक सांस किसकी दी हुई है? परमात्मा की। परमात्मा में सूरज ने दी ऊर्जा पौधे को, पौधे ने पानी लिया, मिनरल लिए जमीन से और बनाया भोजन, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बना, अनाज बना। उस अनाज को मैंने खाया, उससे मुझे जो ऊर्जा मिली वो मेरे शरीर के एक एक अंग को चलाती है। चलाती है कि नहीं चलाती है? यानी उस देवेंद्र को कौन चला रहा है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन चला रहा है? परमात्मा। तो क्या उस देवेंद्र को किसी भी आदमी की परमिशन की जरूरत होनी चाहिए? हाँ बताओ ना। नहीं होनी चाहिए ना। जब उसको कोई आदमी चला ही नहीं रहा। लेकिन ये सरकार क्या कह रही है कि पहले तुम बहुत मरते थे, जब से हमने तुमको पैदा होते ही इंजेक्शन देना शुरू किया तो तुम बचना शुरू हुए, इसलिए तुम्हारी जिंदगी हमारे पास गिरवी होनी चाहिए। तो तुम जो करोगे हमारे हिसाब से करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमारी देन है। वो ऐसा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमको परमात्मा ने जिंदा नहीं रखा हुआ, तुमको हमारे इंजेक्शनों ने जिंदा रखा हुआ। ये तंत्र ऐसा बोल रहा है। अब इसमें फंस गए हम लोग, अनजान लोग, अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग, जो समझ नहीं पाए परमात्मा की उन बातों को, जो कहता है कि आत्मा अमर है, अजर है, वो ना बूढ़ी होती है, ना वो मरती है, ना वो जलती है, ना उसे कोई मतलब उसका कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है, वो तो अटल है कि नहीं? उस चक्कर में फंसे नहीं। और नश्वर शरीर को उन लोगों ने हमें कहना शुरू किया कि ये शरीर जो है ना ये तुम हो, और फिर हमारी आत्मा को कंट्रोल करना शुरू किया हमारे शरीर के जरिए। नहीं, और उन्होंने एक बात नोटिस नहीं की, भैया अगर तुम उठाकर देखोगे तुम्हारे लाइसेंस के ऊपर, हर किसी के लाइसेंस के ऊपर आपका जो नाम लिखा होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, कैपिटल में, है कि नहीं? आपको अब बैंक में जब खाता खोलते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना सिखाते हैं, कैपिटल में लिखो। अंग्रेजी में ही लिखना सिखाते हैं। आपका जो पैन नंबर है उस पैन नंबर के ऊपर भी आपका नाम कहां से लिखा जाता है? कैपिटल में। और कैपिटल किसको बोलते हैं पता है? बिना सिर का। सर आधार में पहला प्राइम लेटर कैपिटल है, बाकी ये वाला नाम है। पैन कार्ड में कैपिटल है, क्रेडिट कार्ड में भी कैपिटल है। उन्हीं कागजों के दम पे आपका आधार बना है, यानी कि प्राइमरी कागज वो है। ये तो सिर्फ एक नंबर है डेटा कलेक्शन के लिए। क्यों जी? कैपिटल पनिशमेंट सुना आपने? जैसे कोई जज है, जब वो फांसी तोड़ता है या सर कलम करने का जब कोई आदेश देता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, यानी बिना सिर का धड़। तो जो ये सिर्फ यहां तक की फोटो ली जाती है, आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपके उसके ऊपर, आपकी पूरी बॉडी की फोटो कहीं पर भी नहीं लगाई जाती है। फोटो लगाई जाती है केवल आपकी सर की, धड़ की फोटो नहीं होती है।
समझ रहे हैं? यानी कि आपको इस कागज के जरिए वो एक डेड एंटिटी प्रूव करते हैं। क्या मानते हैं? डेड एंटिटी, यानी जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इन सरकारों का दिया हुआ है और उसके ऊपर आपकी फोटो लगी है, उस फोटो अगर यहां से ऊपर की लगी है, सिर्फ पासपोर्ट साइज जिसको वो बोलते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि आप अपने आप को डेड मानते हो, मरा हुआ मानते हो, और आप उनकी व्यवस्था में उनकी गुलामी करने के लिए अपनी स्वीकृति देते हो, जिसको कंसेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी आपकी गुलामी के आधार हैं आपके दस्तावेज, समझे? और वो दस्तावेजों की प्रामाणिकता देता है सरकार में बैठा आदमी, और सरकार है गुंडों की, बदमाशों की, यानी कि समाज के सबसे बड़े वाहियात गंदे लोग आपकी प्रामाणिकता देते हैं, और आप डर के उनके आगे सरेंडर करते हो, ये कह देते हो कि हाँ मैं अपनी सहमति देता हूं कि मैं एक डेड एंटिटी हूं। तो आपको जिंदा होना है, जिंदा होना पड़ेगा ना। प्राकृतिक नियम से चलोगे या इनके नियम से चलोगे? और प्राकृतिक नियम ये कहता है कि हमें किसी की कागज की जरूरत नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। प्राकृतिक नियम ये कहता है कि भैया जी हम यहाँ रहते हैं, मतलब हम यहाँ रहते हैं, हमारा कब्जा है तो हम मालिक हैं, लेकिन जैसे ही पेपर आएगा वो लोग आपका पेपर गिरवी रख के आपको दूसरा पेपर देंगे, जैसे घर के कागज आपसे ले लेंगे और आपको वो कागज देंगे जिसको वो लोग पैसा बोलते हैं। इसीलिए सर कोई भी बच्चा कागज लेके पैदा नहीं होता। कोई भी बच्चा पैदा कागज लेके, कोई जानवर, कोई भी बीज, कोई पेड़, कोई इंसान कभी पेपर लेकर पैदा नहीं होता है। वो पहले पैदा होता है, फिर उसका नामकरण किया जाता है। वो नाम हम रखते हैं या वो रखते हैं, और वो नाम का फिर एक कागज बनता है, और वो भी उसके शरीर का बनता है। और वो क्यों बनता है उसको समझिए। असल में प्राकृतिक नियम ये कहता है कि ये धरती जो है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, और ये धरती, इस धरती पर रहने वाले हर जीव का बराबर का इस धरती पर हिस्सा है। यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, चुकंदर है, सांप है, या कोई पेड़ है, या कोई इंसान है, जैसे ही वो पैदा होता है उस धरती का बराबर का मालिक होता है। ठीक है ना? और वो तब तक मालिक रहता है जब तक उसका कोई कागज नहीं बनता है। उसके पैदा होते ही उसका खाता खुल जाता है, प्राकृतिक उसमें सिस्टम में उसका खाता खुल गया, उसके हिस्से का परमात्मा अन्न पैदा करेगा। जैसे एक बीज डला और उससे 40-50 दाने पैदा हुए, कई बार 2000 दाने हुए, बाजरे का है या मक्के का है या गेहूं का है, उसके हिसाब से एक दाने से कई दाने बनते हैं ना। तो जैसे एक व्यक्ति से अगला व्यक्ति, एक जानवर से अगले जानवर पैदा होता है, ऐसे ही एक बीज से अगले, यानी उसका जैसे ही इधर से पैदावार बढ़ेगी किसी जीवों की, उधर से फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, उसके हिस्से का खाता अलग से खुल जाएगा। वो परमात्मा की व्यवस्था है अपने आप। जैसे कहता नहीं है जिसने पेट दिया है खाने को भी वही देगा, सुना होगा ना आपने ये वाली चीजें। तो वो व्यवस्था अपने आप होती है। गड़बड़ कहां होती है? जब सारी व्यवस्था, सारे के सारे संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग कब्जा करना चाहते हैं, सारी गड़बड़ वहां से चालू होती है। समझे आप बात? और हम इसी व्यवस्था की खिलाफत कर रहे हैं बस, कि भाई इस धरती पर मौजूद हर व्यक्ति आजाद है, हम आजादी से जीना चाहते हैं, हमको आजादी से जीने दिया जाए। तो वो लोग ये कहते हैं कि तुम क्रिमिनल हो, तुम चोर हो, यही कहते हैं ना।
वो क्या कहते हैं, सब्सिडी ले रहे थे, हमने जब से आधार कार्ड बनवाया है तब से सब्सिडी इतनी कम हो गई, तब से लूट इतनी कम हो गई, तब से अनाज इतना कम हो गया, तब से इतनी रिश्वतखोरी कम हो गई, तब से इतना भ्रष्टाचार कम हो गया। यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो चोर है, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर नहीं आना चाहता वो चोर है, जो हमारी व्यवस्था में नहीं आना चाहता वो चोर है, ऐसा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम चोर नहीं हैं, हम प्राकृतिक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। तो अपनी जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमने यहां आपसे फॉर्म नहीं भरवाया कि आप कौन सी जात के हो, आपका क्या काम है, आप क्या करने के लिए आए हो। हमने आपको बुलाया, आप आए, आपने चर्चा की, जो सहमत हैं वो हमारे साथ आगे बढ़िए, जो सहमत नहीं है अगली बार के लिए हमारे साथ मत आइए, ठीक है। जो उनकी कागज वाली व्यवस्था में जाना चाहते हैं वो जाइए, जो प्राकृतिक व्यवस्था में आना चाहते हैं वो आइए, जो कुदरती नियम और कुदरती संविधान को मानना चाहते हैं वो जनता सरकार मोर्चा के साथ आ जाओ, जो गुलामी की व्यवस्था में जाना चाहते हैं उधर चले जाओ। उनकी एक सरकार है, इधर से हमारी जनता ही सरकार है, इधर से हमारी एक सरकार है। तो हमारी सरकार बनेगी या उनकी, तो जब ज्यादा लोग हमारी सरकार को सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे उनकी सरकार किसी काम की नहीं रहेगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक खत्म। और आपने ये व्यवस्था देखी है, आपके गांव में कभी आपने ऐसा दौर देखा है जब पुलिस वाला गांव में एंटर करने से पहले गांव वालों से परमिशन लेता हो? किसी ने देखा है? 1 2 3 ऐसे लोग हैं, इसका मतलब जिन्होंने ये व्यवस्था देखी है कि पुलिस गांव में एंटर नहीं कर सकती गांव से पूछे बिना। इसका मतलब जनता की सरकार थी वहां और पुलिस वहां पर आउटसाइडर थी। अब पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पूरा गांव चोरों का है, तो वो किसी के भी घर में घुस जाती है। तो क्या आप इसके लिए अपनी कंसेंट देते हो, अपनी सहमति देते हो? क्या नहीं दे रहे हो तो फिर इसके लिए तो आपको संगठित हुए बिना काम चलेगा नहीं। पेपर में वो लोग आपसे बिना पूछे नहीं आ सकते। देखो, कायदा कानून कुछ और कहता है। किस किस को पता है कि अभी 3-4 दिन पहले 17 तारीख, कब कितनी तारीख को, 17 को, 17 तारीख को पुलिस वालों ने हमको गैर कानूनी तरीके से उठा लिया। किस किस को पता है? अब 5-5 लोगों ने हमारे हाथ पैर बांधकर हमको पीटा, सिर्फ ये कह करके कि तुमको नेता बनाएंगे, तुमको सबक सिखाएंगे। ये सोचकर कि ये आदमी डर जाएगा तो बाकी लोग भी डर के अपने घरों में दुबक जाएंगे। अब पुलिस मैनुअल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है कि थाना पब्लिक की जागीर है, कोई भी आदमी वहां जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। पुलिस का जो इंस्पेक्टर है वो हमारा नौकर है, मालिक सवाल पूछ सकता है, उसका जवाब उसको देना होगा। उसने जवाब नहीं दिया, गुंडे बुलाए, सीआईए स्टाफ बुलाया, डीएसपी बुलाया, आईटीबीपी की फोर्स बुलाई, और हम लोगों को अब कानून यहां क्या कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार, 2 तरीके हैं किसी को भी पुलिस जब अपनी हिरासत में लेती है, एक डिटेन करना, एक गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। अरेस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा जुर्म किया हुआ होना चाहिए जिसकी सजा कम से कम 7 साल हो, और अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी सजा 7 साल से कम नहीं है, 7 साल से कम है, तो फिर वो आपको उसी टाइम पर डिटेन करेंगे। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि शांति भंग हो रही है तो वो आपको हिरासत में लेंगे, 3-4 घंटे के बाद आपको छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिरासत में लिया,
गिरफ्तार बोला कि गिरफ्तार कर लिया गया है, एक थाने में नहीं रखा, हवालात में नहीं रखा, अलग किसी काल कोठरी में लेकर गए और 5-5 लोगों ने मिलकर एक एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया। 6 लोग थे हम लोग। अब इसको आप कानून व्यवस्था बनाए रखना कहते हो या गुंडागर्दी कहते हो? अगर ये गुंडागर्दी है तो गुंडागर्दी का इलाज तो संख्या बल ही है भैया, समझते हो कि नहीं? अगर ये किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकता है पूरे देश में, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे साथ हो गया है, मैं ये कहता हूं किसी के साथ भी हो सकता है, तो अगला नंबर आपका है। हम जब गए, हमसे पहले 2 लड़कों के साथ उन्होंने वही किया, फिर हम 6 लोगों के साथ यही किया, और जब हम बाहर आ रहे थे, जब हमारे को लेके आ रहे थे, तब नए लोगों को लेकर जा रहे थे वहीं पर। तो ये रोज का काम है उनका, और ये आदत है उनकी, और ये पूरे के पूरे समाज में दहशत फैलाने का स्ट्रक्चर है उनका, और ये आप तक भी आएगा। जिस दिन आप सच बोलने लगोगे आपको भी रगड़ा जाएगा। उससे पहले कि आप अकेले पड़ जाओ, इकट्ठे होकर के अपनी व्यवस्था बनाना इसलिए जरूरी है। और यही कारण था कि पैरों में दर्द होते हुए भी, चलने में सक्षम ना होते हुए भी, जब हरदेश ने पूछा, जब हम लोग वहां पड़े हुए थे, बिस्तरों में पड़े हुए थे, और जब हमसे चला भी नहीं जा रहा था, हरदेश ने पूछा कि क्या आप आओगे, ट्रेनिंग होगी? हमने कहा ट्रेनिंग होगी भैया, चाहे पड़े हुए आए, चाहे पसरे हुए आए, हम चाहे हमें 2 गाड़ियों में नीचे लीड कराना पड़े, लेकिन ट्रेनिंग तो होगी। क्योंकि लोगों को ये संदेश नहीं देना है कि हम डर गए हैं या हम रुक गए हैं। हम तो अगले दिन भी मीटिंग ही अटेंड कर रहे थे, छुट्टने से अगले दिन हमने रुके। और ये इसलिए है कि आपको मालूम पड़े कि अगला नंबर आप ही का है। जो टैक्सेशन प्रणाली है ना, जो टैक्स प्रणाली है, वो गुंडागर्दी का सिस्टम है, और सरकार गुंडों की है, तो आपको अपनी सरकार तो बनानी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है, और हर गांव को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। और सरकार बनाने के लिए पहले नंबर पर जागरूकता चाहिए, और जागरूकता के लिए आपको घरों से निकलना होना चाहिए, और घरों से निकलने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, आप बोलने के लायक होने चाहिए। इसीलिए यहाँ 3 दिन बैठ करके बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, ताकि आपके पास बोलने के लिए 15 मिनट का, आधे घंटे का मटेरियल तो हो कम से कम है। अगर पूरी बात याद ना रहे तो इन ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग चेक करो, दोबारा से निडर इंडिया चैनल पर जाकर ढूंढो कि और क्या क्या बातें हैं। उन बातों को लेकर अपने समाज में जाओ और अपने समाज के लोगों को जगाओ। ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको आज समझ में आ जाए या आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाए, ऑप्शन नहीं है। आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन है? अच्छा, किसी को यकीन है कि कलेक्टर आपके फायदे के लिए बैठा है? किसी भाई को ऐसा डाउट तो नहीं है कि वो लोग अपने फायदे के लिए बैठे हैं? अभी तक तो शायद सबको यकीन हो जाना चाहिए कि सरकार में बैठा एक भी मंत्री गांव के लिए काम नहीं करता, प्रशासन में बैठा एक भी अधिकारी आपके लिए काम नहीं करता, पुलिस में बैठा एक भी कर्मचारी आपके न्याय के लिए काम नहीं कर रहा, और स्कूल में बैठा एक भी अध्यापक आपके बच्चे की शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहा। सरकारी मास्टर कर रहा है अपनी ड्यूटी पूरी, और प्राइवेट मास्टर जी कर रहा है अपना धंधा। यही हो रहा है ना? शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहा। यानी आपके लिए पूरे तंत्र में एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए काम कर रहा है क्या? नहीं है ना? तो फिर कौन आएगा भाई? भाई आपने देखा सरपंच भी अपने पैसे खाने के लिए काम कर रहा है, पटवारी अपने पैसे खाने के लिए कर रहा है, पुलिस वाला अपने पैसे खा रहा है, बिजनेसमैन अपने पैसे खा रहा है। क्यों जी? हर कोई देखो तेरा नजर दौड़ा के, ये तो हमारा चल कैसे रहा है हमें नहीं पता, वरना हर व्यक्ति एक अलग प्रोपेगेंडा में चल रहा है।
नहीं। अब आप तय करो कि आपको उनकी व्यवस्था में रहना है कि आपको अपनी व्यवस्था बनानी है। बताइए, बनानी पड़ेगी ना। आज चालू करोगे बोलना, तब जाकर कुछ महीने कुछ सालों के बाद थोड़ी बहुत समझ बननी शुरू होगी गांव वालों की। उसका कारण है, जिस आदमी के पास टीवी है, मोबाइल है, अखबार है, सोशल मीडिया है, उस आदमी को सरकार, उद्योगपति, ये पूरी व्यवस्था, बैनर, होर्डिंग, अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से सब उल्टी चीजें सिखा रहे हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, है ना। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन आपके बच्चों को पान मसाला खाना सिखा रहे हैं। कोई आपके बच्चों को पिज्जा सिखाना सिखा रहा है, कोई आपके बच्चों को गोबर सिखा रहा है, बर्गर सिखा रहा है ना। एक कह रहा है कि टॉयलेट क्लीनर पियो, जिसको वो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, टॉयलेट क्लीनर ही है। अच्छा, रमी सिखा रहा है, 3 पत्ती सिखा रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप सिखा रहे हैं, ड्रीम 11 बनाना सिखा रहे हैं। और वो कौन है? सब नेता, अभिनेता, खिलाड़ी यही काम कर रहे हैं ना। जो भी चीज टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, जिस भी चीज की अखबार में और टीवी में ऐड आ रही है, वो समझो आपका सत्यानाश करने के लिए आ रही है। किसी भी चीज की आ रही हो, आपके फायदे की चीज की ऐड कभी नहीं आएगी, ना सोशल मीडिया पे आएगी, ना कहीं पे आएगी। वो तो हम जैसे लोगों को ना एडवर्टाइजमेंट धक्के से करनी पड़ेगी, बड़े लेवल पर नहीं आएगी। तो अगर वो कह रहे हैं कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी ये नहीं है कि आप पूरा दिन लैपटॉप के ऊपर बैठे रहो। विज्ञान ये कहता है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा तो उधर कुर्सी पर किसी खास स्क्रीन के सामने बैठना ही नहीं चाहिए। विज्ञान तो ये कहता है कि स्क्रीन के अंदर इतने रंग हैं और ऐसा माइंड कंट्रोल डिवाइस है कि आप अपनी मर्जी से कभी कुछ सोच ही नहीं पाओगे जो आदमी मोबाइल पे लगा हुआ है। विज्ञान तो ये कहता है कि ये असल में इतना खतरनाक डिवाइस है, अपने बच्चों को जहर की पुड़िया दे दो मोबाइल पकड़ाने से बढ़िया। तो विज्ञान तो ये कह रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको तो एजुकेशन जो है मोबाइल पर ही मिलेगी, आपका तो खाता मोबाइल से ही ऑपरेट होगा, आपका तो जीवन मोबाइल के बिना संभव ही नहीं है। सरकार तो ऐसा बोल रही है, लेकिन विज्ञान ये कह रहा है कि ये तो नुकसान की चीज है ना। विज्ञान कह रहा है कि आप अपने शरीर का जितना इस्तेमाल करोगे, मांसपेशीय ऊर्जा का जितना इस्तेमाल करोगे, आप उतने हेल्दी रहोगे। लेकिन सरकार कह रही है आप बाइक पे चलो, आप कार में चलो, आप इलेक्ट्रिक कार खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, पैदल मत चलो। अभी वो कह रहे हैं कि यार साइंस ने कितना काम आसान कर दिया। अच्छा, क्या काम आसान कर दिया? वो बोले कि काम आसानी से हो जाता है, मतलब मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, मतलब आप बीमार रहने के लिए तैयार हो जाते हो। नहीं, फिर फटाक से पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? किसी दूसरी जगह। कहां? वो बोले अगर ये नहीं होता तो हम इधर चंडीगढ़ से यहां क्यों आते, अगर गाड़ियां नहीं बनी होती तो। अगर गाड़ियां नहीं होती तो पर्यावरण का इतना सत्यानाश नहीं हुआ होता, तो आपके यहाँ पर कंपनियां भी नहीं आई होती, तो आपका गांव भी नहीं उजड़ा होता, तो हमको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, है जरूरत ही नहीं थी।
विज्ञान ये कहता है कि जिस जीव को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाना पड़ेगा उसको पंख दिए हैं परमात्मा ने। जिसको ट्रैवल करना होता है ना उसको पंख दिए हैं ऑलरेडी। जिसको तेज दौड़ना है उसको चीते को दिया है ऐसी मांसपेशियां कि वो दौड़ सकता है 140 मील प्रति घंटा की स्पीड से। समझे कि नहीं समझे जी? जिसको जैसी जरूरत है वैसा दे रखा है। आदमी को अगर 2 टांगे दी हैं और आदमी की स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो कितनी दूरी तय करके वापस आ सकता है वो तय कर लो। बीच में खाने का तय कर लो, आराम का तय कर लो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटों में से 4 घंटे निकाल दो, 8 घंटे बचे। 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर का सफर, यानी 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना। इसका मतलब 20 से 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करने तक तो ठीक है आदमी का। शाम को लेकिन अपने घर आना चाहिए सूर्यास्त से पहले। ये नियम है प्रकृति का। आपको टांगे दी हैं इसका मतलब ये है। अगर आपको 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना पड़ता तो आपको पंख दिए होते। आदमी ने प्रकृति का हरासमेंट करके सड़कें बनाई। पहाड़ तोड़ना पड़ता है तब जाके सड़क बनती है, पेड़ काटने पड़ते हैं तब सड़क बनती है। वो जो गाड़ियां बनती है उसके लिए आपको जंगल के जंगल नष्ट करने पड़ते हैं तब जाकर के वो लोहे की खदानें निकलती हैं, तब वो कोयला निकलता है, बिजली बनती है, उस बिजली से कारखाने चलते हैं, उससे इलेक्ट्रिक सामान बनता है। फिर उसमें चिप के अंदर लोहा भी इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम भी होता है, उसमें निकल भी होता है, उसके अंदर गोल्ड भी इस्तेमाल होता है। ये बनाने में गोल्ड भी इस्तेमाल होता है, उसके लिए जंगल काटने पड़ते हैं। ये पूरा प्रकृति का विनाशकारी मतलब उसकी हालत करते हैं वो लोग। तब जा करके वो लोग वो चीज लेकर के आते हैं जिसको वो तरक्की कहते हैं, और वो तरक्की नहीं है, वो असल में विनाश है। अभी ये नहरों को भी पक्का कर रहे हैं ताकि जमीन में नीचे पानी ना जाए, ताकि आपका अंडरग्राउंड पानी और नीचे चला जाए, ताकि ट्यूबवेल के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ती जाए, ताकि पीने का पानी बिजली के बिना ना मिले और बिजली प्राइवेट कंपनियों के पास हो, तो फिर आपके कंट्रोल में हो। फिर वो ये कहेंगे आपके इस गांव में पानी नहीं मिलेगा, अगर आपको पानी और सुविधा चाहिए तो वहां चलिए जहां हमने आपके लिए कबूतर खाने बनाए हुए हैं। एक एक गांव को बसाने के लिए एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बहुत है। वो अपना जुगाड़ करके बैठे, उनकी चिंता ना करो, अपना देखो। सब कुछ उनके पास है तो वो वहीं पर रहते हैं जहां पे सब कुछ है। वहां तो आसमान में कोई केमिकल भी नहीं छिड़का जाता, वहां तो उनके एरिया के ऊपर से तो जहाज भी जाने अलाउड नहीं है, वहां तो कोई बिजली की भी जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक उनका तो, हमारा एक साथी था, मैं आपको बताता हूँ हकीकत। पंजाब में ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो वहां एक किसान पुत्र है, वो नंदी के मतलब संवर्धन पे काम करते हैं। बेसिकली वो गौ संवर्धन पे ही काम करते हैं लगातार। वो बोले कि मैं रशिया में था और मेरी एक मित्र थी, मैं उसके घर चला गया। वो काफी अमीर मित्र थी, तो उनके घर में जो रोटी बनी, बोला वो रोटी एक अलग ही स्वाद था उसका, गजब का टेस्ट था। मैंने उससे पूछा कि ये जो रोटी है ये कौन से आटे की है? ये बोले कि ये असली बीज है हमारा पुराना, जो भारत में होता था पहले, सिर्फ पारंपरिक। हमने भारत से खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर हम उसको बीज को ले आए। अब भारत के लोगों को अपना जीएमओ खिला रहे हैं हम, वहां के लोग हमारे वाला खाते हैं और हम असली उनका वाला खाते हैं। उसका दिमाग खनका और फिर उसने उन सारे की सारी व्यवस्थाओं को देखा उसके घर की, और तब उसने निर्णय लिया कि अब मैं वापस जाकर अपने भारत में दोबारा से बीज बचाने का काम करूंगा। तब वो रशिया छोड़ करके वापस आया और 10 साल से वो लगा हुआ है। सरकारों की नजर में आया हुआ है। सरकार हर वो कोशिश कर रही है
कि तुम्हारी सारी गायों को, जितनी भी गायें हैं सबको टीके लगवाओ, सबको इस बीमारी के भी लगवाओ, इस बीमारी के भी लगवाओ। सरकार कोशिश कर रही है, तुमको हम पैसा देंगे, एक एक नंदी का तुमको 2-2 लाख 5-5 लाख देंगे, तुम हमको दे दो, किसी भी तरह से वो असली बीज नष्ट हो जाए, वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल आदमी अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, जीएमओ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। जेनेटिकली मॉडिफाइड आदमी अगर होगा, अगर कोई पेड़ है या कोई पशु है, तो उसके जीन में उन्होंने कौन सा बदलाव किया है उनको पता है। उस जीन में क्या है जिसका कौन से केमिकल के साथ रिएक्शन होके वो कब खत्म हो जाए उनको मालूम है एक्चुअली। तो आपको खत्म करना बड़ा आसान है फिर उनके लिए। बाजार, देखिए ये तो डिबेट का इशू है, ये तो आप लिख करके आप मुझे देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। बाजार में से उनको क्या चाहिए होता है? मिल गया। अब किसने कहा कि उनको आपका पैसा चाहिए? उनको आपका पैसा नहीं चाहिए भाई। जब पैसे से उनको क्या करना है? अरे वो तो उनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी है यार, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रखा है। अरे कमाई से क्या करेंगे वो पैसे से क्या करना है उनको? क्या क्या चाहिए मेंटेन करने के लिए? क्या चाहिए उसके लिए? हवाई जहाज से उड़ने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए, तो तेल पे उन्हीं का तो कंट्रोल है। अनाज उगाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन उनके पास है। बाकी सामान के लिए सोना चाहिए, वो खदान उनके पास है। कोयला उनका, सोना उनका, तेल उनका, जहाज उनका, सड़क उनकी, जंगल उनके, खेत उनके। तो आप किस लिए चाहिए? बाजार किस लिए चाहिए उनको? बाजार तो इसलिए चाहिए क्योंकि उन चीजों पे कंट्रोल नहीं है, तो बाजार चाहिए ना उनको खरीदने के लिए। जब खरीदने के लिए नहीं, खरीदना तो तब होगा ना जब वो आपका होगा। जंगल आपका है तो जंगल से कुछ खरीदना पड़ेगा, जंगल ही उनका होगा तो खरीदना थोड़ी है कुछ उनको। फिर बाजार का क्या करना है उनको? आपके रुपए क्या, ये कागज का टुकड़ा उनको थोड़ी ना चाहिए जब असली सोना उनके पास पड़ा है, पहाड़ पड़ा है सोने का पूरा। ये तो आपको तो क्या है, ये 3 रुपया खर्च होता है 1 रुपया में बनने में, और डिजिटल है तो 1 रुपया भी नहीं खर्च होता है यार, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। आपकी पूरे दिन की मेहनत लगती है, उनके लिए तो एक टक बटन लगता है। तो आपको तो पूरा का पूरा कागज पूरा फर्जीवाड़ा दिया गया है। पेपर जो आपको पैसा लगता है, पैसा थोड़ी है ये जो आपको दे रखा है, किसी को लगता है ये पैसा है, आप मानते हो ये पैसा है। करें प्रभु कल हम पैसे पे ही करेंगे चर्चा कि आपको जो पैसा जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, ये पैसा नहीं है, ये धन नहीं है। देखो आपके घर में कभी सफाई की आपने? किस किस ने सफाई की अपने घरों में? मतलब घर वालों ने या घर में सबने किया? आधे वाले तो करते ही नहीं, घर की सफाई नहीं हुई कभी, उनके तो हाथ ही नहीं उठते। अरे नहीं भैया, घर के अंदर जब हम सफाई करते हैं तो उसमें कुछ सामान ऐसा निकलता है जिसको हम कबाड़ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसमें क्या क्या होता है? पॉलिथीन होते हैं, उसमें बोतल होती है खाली, उसमें लोहे का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, लकड़ी का होता है, और कागज होता है, अखबार वगैरह एंड ऑल। ये सब होता है ना कबाड़ में, जिसको हम कबाड़ बोलते हैं। ठीक है? अरे हाँ कि ना? हाँ। फिर एक दिन गली में कोई आदमी आता है कबाड़ी वाला, फिर वो कबाड़ी वाले को आप बुलाते हो, फिर वो सामान उसको तोलते हो, वो तोल के आपको क्या देता है? पैसा देता है। कबाड़ के बदले कौन पैसा देगा भाई? भाई 2 रास्ते हैं, कबाड़ के बदले या तो कबाड़ मिलेगा आपको, या अगर वो धन दे रहा है आपको तो इसका मतलब वो जो आपने दिया वो कबाड़ नहीं था, वो धन था, है ना?
यानी कि आपका धन था, वो पेपर जो कागज है वो धन है, उसका कुछ ना कुछ कीमत है। जिस चीज की कुछ कीमत है, जिस चीज का कोई ना कोई उपयोग है, वो धन है। क्यों जी? कबाड़ तो वही है जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो बेकार है, बेकार है। तो अब आपके पास में जो धन है वो क्या क्या है? जमीन सबसे बड़ा धन। दुनिया का कोई भी उद्योग, दुनिया का कोई भी उद्योग बिना जमीन के संभव नहीं। वो जमीन पे होता है वो तो अलग बात है, लेकिन जमीन के बिना, यानी उस उद्योग में जो भी कच्चा माल इस्तेमाल होगा वो कहां से आएगा? जमीन से आएगा। चमड़े का उद्योग है, वो कहां? उसके लिए जानवरों की खाल चाहिए। जानवर कहां से खाना खाते हैं? जमीन से। कपड़े का उद्योग, कपास चाहिए, कपास कहां होगी? जमीन में। लोहे का उद्योग, लोहा कहां से मिलेगा? जमीन से। एल्यूमिनियम जमीन से, सोना जमीन से, चांदी जमीन से। खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, पानी का हो, कुछ भी हो, कहां से मिलेगा? जमीन से। यानी सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान अगर कोई चीज है इस धरती पर तो वो खुद धरती है। समझ गए? इन्होंने व्यवस्था क्या बनाई कि जो गांव का आदमी है वो जमीन को बेकार कहना शुरू कर दे। वो कहते जमीन में कुछ नहीं रखा, खेत में कुछ नहीं रखा, और अगली पीढ़ी को ये कह दे कि खेती जो है ना बेकार काम है। वो खेती को घाटे का सौदा बना देंगे आपके लिए, जिससे कि किसान अपने बच्चे को खेती करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। उससे बच्चा नौकर बनने के लिए कोई नौकरी ढूंढने निकलेगा, लेकिन वो खेती नहीं करेगा। अब कमाल की बात यह है कि वो जमीन जो आपके लिए तो बेकार है, जो कह रहे हो कि घाटे का सौदा है, लेकिन जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो दुनिया के बड़े अमीर हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, उनको आपकी जमीन चाहिए, है कि नहीं? यानी कि अगर अमीरों को भी वो जमीन चाहिए तो इसका मतलब जो उनके पास है उससे भी महंगी चीज है जमीन। क्यों जी? जब अमीर को भी आपकी जमीन चाहिए तो फिर आप गरीब नहीं हैं अगर आपके पास अपना काम चलाने लायक जमीन है तो। लेकिन वो व्यवस्था बनाएंगे कि आपकी जमीन बिक जाए, या तो आप खुद बेच दो, या फिर वो एक्वायर हो जाए किसी तरह से भूमि अधिग्रहण में, या फिर आपके हालात ऐसे पैदा हो जाए कि आप खुद बेच करके भाग जाओ। और ये हर किसी के लिए कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। देख लो आप में से कितने लोग हैं जो अपने मूल स्थान से कहीं और रहते हैं, शहर में जाकर या दूसरे गांव में जाकर, है ना? और ये संख्या काफी है क्योंकि हम गांव में बैठे हैं, तब ये हालत है। अच्छा, कौन कौन है जो प्लानिंग कर रहा है कि शहर जाना ही पड़ेगा काम धंधे के लिए, पढ़ाई करने के लिए? किस किस को लगता है? अरे बताओ जिसको लगता है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, कुछ लोग जानबूझकर हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आपके गांव में एक चर्चा है, गांव में पढ़ाई अच्छी है नहीं है, तो पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? शहर। अच्छा, अस्पताल या फिर मेडिकल फैसिलिटी गांव में अच्छी है नहीं है, तो कहां जाना पड़ेगा? शहर। पढ़ने के लिए भी शहर, हेल्थ के लिए भी शहर, काम करने के लिए बाजार यानी दुकानदारी अगर करनी है, कोई सामान लेके बेचना है, गांव बेटर है कि शहर? शहर है ना? कोई फैक्ट्री खोलनी है तो बेटर क्या है? शहर। कोई और काम शुरू करना है तो क्या बेटर है? शहर।
यानी सरकारें शहरों के लिए वो सुविधाएं देंगी, गांवों के लिए कभी नहीं देंगी। और वो ये चाहेगी कि गांव का आदमी हर रोज सुबह उठे और शहर भागे, फिर सारा दिन लगा के वापस गांव में आए। या तो ये दिनचर्या हो, या फिर जिस व्यक्ति को लगता हो कि सारा दिन वहां लग जाता है, आने आने में बहुत समय लगता है, एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, बच्चों को वहीं पढ़ा लेंगे और बच्चों की फैसिलिटी भी ठीक है, बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाई मिल जाएगी, और फिर मियाँ बीवी गांव छोड़ करके शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। होता है कि जिसके पास थोड़ी सी भी समझ या थोड़ा सा भी पैसा है, वो गांव छोड़कर शहर शिफ्ट होकर अपने आप को ज्ञानी साबित करने में लगा है कि मैं समझदार हूं, है कि नहीं। फिर थोड़े दिन हो जाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, तो फिर वो वहीं का वोटर कार्ड बनवा लेता है, वहीं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, और फिर वो वहीं का होकर रह जाता है और कहता है कि गांव में कुछ भी नहीं रखा। ऐसे रहता है, और धीरे धीरे गांव खाली होते रहते हैं। ये क्यों करना है उनको गांव खाली? क्योंकि एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाली बात है। यदि आप उसी जगह पर रहते हैं जहां आपके पिताजी का जन्म हुआ, जहां आपके दादा जन्मे थे, यानी आपकी वंशावली का रिकॉर्ड अगर आपके पास है और आप वहीं पर रह रहे हो जो आपकी मूल जगह है, तो आप इस धरती के मालिक हो। और यदि आप अपनी जगह छोड़कर कहीं और जगह गए हो, तो आप इस देश में रिफ्यूजी माने जाओगे, शरणार्थी माने जाओगे। यानी गांव छोड़कर शहर में जाने वाला हर आदमी रिफ्यूजी है। शहर हमारे देश की मूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। शहर हमारे देश की व्यवस्था में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई बात समझ में? हमारी व्यवस्था केवल गांव से है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, और हर वो व्यक्ति जिसने भी भारत को समझा है वो यही बोलेगा कि भारत गांव में बसता है। असली भारत गांव है। गांव की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है, और हर गांव की अपनी संस्कृति है। और जो व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति के हिसाब से चलता है, जो प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से चलता है, वो इस देश के अंदर नॉन जुडिशियल माना जाएगा, वो इस देश का मालिक माना जाएगा, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। कहीं लिखा हुआ है क्या? देंगे, पढ़ा हुआ लिखा हुआ भी देंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल क्या होता है। और चूंकि आप मध्य प्रदेश में हो, तो यहाँ आसपास में ट्राइबल इलाका भी है क्या? कबीले भी हैं क्या? भील हैं इधर, है ना? आप जाइए, उनके पास कोई पेपर नहीं मिलेगा और उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। कैसे नहीं लागू होता है? बस यही तो बता रहा हूं। वो मूल है, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। ये जो हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, ये जो ट्राइबल लोगों के अंदर जो 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 कबीलों को बर्बाद किया जा रहा है, आप में से किसी ने नाम सुना है गांव कबीला? किस किस ने सुना है? बोलते हैं कि नहीं? गांव को गांव नहीं बोला जाता, या तो गांव को बोला जाता है गांव खेड़ा, या बोला जाता है गांव कबीला, कि हम गांव कबीले के आदमी हैं। जो गांव का आदमी है वो ट्राइबल कल्चर का आदमी है, और ट्राइबल कल्चर का मतलब है गांव का अपना जंगल होगा, गांव का अपना पशुधन होगा, गांव की अपनी व्यवस्था होगी। जब तक आपके गांव में पंचायत की व्यवस्था रहेगी, तब तक आपके गांव में पुलिस एंटर नहीं कर सकती।
ये कानून ने, आप क्या कह रहे हो, लिखित में लिखा उन्होंने अपने लिए है, आपके लिए नहीं है। भारत के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। भारत के नागरिकों पर कोई कानून लागू नहीं होता है। भारत का आदमी जुडिशियल नहीं है। हम भारत के हैं कि नहीं है? जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र है, वो भारत का नहीं है, वो रिफ्यूजी है। आई बात समझ में? ये तो कैंसल होगा। हमने आपको कितने दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, 1 लाख लोग समझे हुए लेकर के आओ, स्वराज घोषणा करेंगे, भारत की सरकार की घोषणा करेंगे। ये जो भारत सरकार है, जिसको आप सरकार बोलते हो, डिटेल में जाओ तो आपको पता चलेगा, जिसको आप सरकार बोलते हो वो एक्चुअली रानी का बनाया हुआ ट्रस्ट